तो देखिए आज रिवीजन का पॉलिटिकल साइंस का दूसरा क्लास है ये, और इसमें हम लोग आज देखेंगे संघ या कार्यपालिका। तो देखिए भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। किस में है? राष्ट्रपति में निहित है। और किस अनुच्छेद में है? 53 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और किस अनुच्छेद के तहत? 53 में है। भारत में देखिए संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्या संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है? क्योंकि मंत्री परिषद, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ देखिए, क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखिए आइए इसी में अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। क्या 52 अनुच्छेद यही कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और भारत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन सिविल कोड के मेंस में ही था कि किसी भी देश के साथ अगर यदि समझौता होता है या संधि होता है तो किसके नाम से होता है? तो राष्ट्रपति। जस्ट यही जो सिविल कोड का इधर मेंस हुआ है। तो देखिए देश का संवैधानिक प्रधान, भारत का प्रथम नागरिक। और फिर देखिए राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात करिए तो 58 अनुच्छेद में योग्यता है, और सभी में भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। और ये जरूर याद रखिएगा, ये भी एसआई देखिए पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति सब कुछ दे दिया, अब इसमें दे दिया लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा राष्ट्रपति की योग्यताओं में। तो अनुच्छेद 58 में योग्यता है और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की बात करिए तो अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन मंडल, जिसमें देखिए निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन वोट डालते हैं राष्ट्रपति को, वही है। तो 54 में है देखिए राज्यसभा, ठीक है, फिर लोकसभा, और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। और नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। अब देखिए तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और अभी जो नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कम से कम निर्वाचन मंडल में 50 सदस्य जो है कि प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, तो सभी लोग खड़ा हो जाता है ना, सब लोग खड़ा हो जाएगा फिर चुनाव में, इसीलिए 50 सदस्य जो है प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अब देखिए ये भी चीज है कि भारत का एक ही व्यक्ति जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन देखिए जैसे अमेरिका में ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति 2 बार ही बन सकता है। कार्यकाल भी वहाँ 4 वर्ष है, यहाँ भारत में 5 वर्ष है कार्यकाल। हाँ, तो देखिए अब जैसे कि एक ही व्यक्ति कई बार बन सकता है राष्ट्रपति, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, और अनुच्छेद 55 कह रहा है ये। और देखिए राष्ट्रपति का अगर चुनाव में कोई विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही जो है कि ये फैसला निपटारा होगा, उच्चतम न्यायालय। अब देखिए राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, ठीक है। और जो है कि अब देखिए अपने पद के समाप्ति के बाद भी पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, ये अनुच्छेद 56 कह रहा है, ठीक है। तो देखिए अब अच्छा बताइए कोई तो समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली या एकल संक्रमणीय पद्धति क्या समझते हैं? कोई बताइए क्या होता है इसमें? देखिए होता है क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितना व्यक्ति खड़ा होगा सबको वोट देना है आपको। इसमें जैसे देखिए आप पहले किसको देते हैं वोट? एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली यही होता है, 2 आदमी खड़ा होगा, दोनों को दे रहे हैं, पहले किसको दिए वही जीत माना जाएगा, इस तरह से होता है। अब देखिए पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति एक निर्धारित प्रपत्र द्वारा भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति बन गया तो बनने के बाद देखिए मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे राष्ट्रपति, या नहीं तो फिर जो है कि वरिष्ठतम जो न्यायाधीश रहेगा उससे। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि देखिए कि 52वां राष्ट्रपति बने ना, तो यहाँ क्या है, क्रम है, पहले से क्रम है।
अभी और राष्ट्रपति ये मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, सबका क्रम तैयार है। वहाँ आने वाले टाइम में एक महिला मुख्य न्यायाधीश भी बनने जा रही है, याद रहे, पहले ही महिला बनेगी, अभी नाम याद नहीं आ रहा, चर्चा करते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश बनता है, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश रहता है, उसी हिसाब से कॉलेजियम व्यवस्था भारत में पहली बार जो है ना कॉलेजियम व्यवस्था 1993 में आया, उसी आधार पर लिया जाता है वरिष्ठतम न्यायाधीश के हिसाब से। ये है तो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश, नहीं रहे तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। चलिए महिला, हाँ यही बनने जा रही है, याद रहे सबको। सॉरी, नहीं गवाही के बाद नहीं बनेगा, एक दो के बाद है, फिर हमें हाँ उसके बाद कोई और है। तो देखिए अब यहाँ देखिए कि भारत के राष्ट्रपति की बात करिए तो जैसे देखिए यहाँ आज भी क्वेश्चन था कि चौथे राष्ट्रपति कौन थे, आज भी क्विज में यही क्वेश्चन था कि चौथे राष्ट्रपति भारत के कौन हुए, बीबी गिरी। तो कई बार ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो पहला देखिए राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक रहे राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से ही इनका संबंध था। दूसरे हुए एस राधा कृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, ठीक है। और देखिए पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, और छठा नीलम संजीव रेड्डी है, सातवां ज्ञानी जेल सिंह, फिर देखिए आठवां आर वेंकट रमन है, नौवां शंकर दयाल शर्मा, 10वें के.आर. नारायण, 11वां याद रखिएगा निश्चित रूप से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्योंकि देखिए पहले और राजनीतिक राष्ट्रपति, राजनीतिक से कोई मतलब नहीं था, ऐसे आदमी इस धरती पर हमको नहीं लगता है भारत में फिर कोई जन्म लेगा, ऐसे राष्ट्रपति हुए। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इनका कार्यकाल देखिए 2002 से 2007 तक रहा, काफ़ी जो है कि बेहतरीन आदमी कहिए। फिर देखिए 12वां पहली महिला बनी, क्या? प्रतिभा पाटिल। देश की पहली महिला जो है कि राष्ट्रपति बनी महिला प्रतिभा पाटिल, ठीक है, ये 12वीं है। फिर देखिए 13वां प्रणब मुखर्जी, 14वां रामनाथ कोविंद, ठीक है, और 15वां देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और पहली जो है कि ये आदिवासी। 14वां हाँ। तो देखिए अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। देखिए क्वेश्चन तो इस तरह से कई बार क्रम पूछेगा आपसे। अब देखिए क्या पूछता है, जैसे पूछेगा आपसे कि हाँ देखिए कि 1975 में जब ये भारत में आंतरिक आपातकाल लगा था, देखिए 3 बार आपातकाल लगा ना, तो जो लास्टली लगा था 1975 में आंतरिक कलह की वजह से, उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। फिर देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि जिनके कार्यकाल में वीटो पावर का यूज किया। वीटो पावर मतलब निषेध 111 अनुच्छेद के तहत, ज्ञानी जेल सिंह डाकपाल विधेयक के तहत आया था राजीव गांधी के कार्यकाल में। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहले और राजनीतिक हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम 11वें, 12वें पहली महिला हो गया प्रतिभा देवी पाटिल, अभी जो है द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिवीजन है इसलिए बार बार रिपीट करेंगे तो फिर रिवीजन रहेगा नहीं, इसलिए बढ़ाते हैं आगे। अब देखिए राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र जो है पद को त्याग सकते हैं, जिसमें देखिए जैसे कि आप महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 महाभियोग का आधार है। और ये आधार जो है वह आधार है कि संविधान का अतिक्रमण। देखिए आप राष्ट्रपति हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, आप संवैधानिक प्रधान हैं, सब कुछ आप हैं, आप ही के नाम से अंतर्राष्ट्रीय संदेश समझौता सब होगा, लेकिन संविधान सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है, इसलिए आप संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो आप पे अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया लगा करके, हालांकि देखिए अनुच्छेद 61(1) है, उल्लेखनीय है संविधान अतिक्रमण, ऐसे महाभियोग का आधार अनुच्छेद 61 है। ये 61 अनुच्छेद देखिए महाभियोग है, इसमें संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन पर संसद किसी भी सदन, देखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महाभियोग जो है संसद किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिससे कि उस पर सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। और फिर देखिए अगर ये उस सदन में पास हो जाएगा
तो फिर 2/3 सदस्यों द्वारा पारित देना प्रस्तावित दूसरे सदन में भी जाएगा। इस तरह से प्रस्तावित 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ही जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र करना होगा। राष्ट्रपति के रिक्त को 6 महीने के अंदर भरना। अगर भी राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो 6 महीना के अंदर आपको राष्ट्रपति पद को भरना पड़ेगा। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति हुई हो तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 कह रहा है, यानी कि देखिए जब राष्ट्रपति का चुनाव हो भी जाता है तो राष्ट्रपति का, जैसे कि मान लीजिए अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, वर्तमान में बना हुआ है राष्ट्रपति पद पर, तो दूसरा देखिए कोई राष्ट्रपति चुनाव करके जब तक वो शपथ नहीं लेते हैं तब तक बना रहता है। अगर यदि नहीं पहले त्यागपत्र देंगे फिर राज अंतराल कहा जाता है उसको, कुछ विशेष नहीं है। अब देखिए चलिए आप देखिए राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। तभी वर्तमान में राष्ट्रपति के वेतन जो है 5 लाख रुपए हैं और इन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास, इलाज की सुविधा मिलती है। और इसका वेतन भी देखिए, राष्ट्रपति का वेतन भी जो क्या होता है आयकर से मुक्त होते हैं, यानी टैक्स नहीं लगता है। अब देखिए आगे राष्ट्रपति का देखिए कर्तव्य की बात करिए तो नियुक्ति संबंधी अधिकार, लगभग जो उच्च अधिकारी है सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद सदस्यों का, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों देखिएगा, और फिर महानियंत्रक महालेखा परीक्षक है, राज्यों के राज्यपाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि सभी लगभग जो जितना देख रहे हैं इंपॉर्टेंट जो पद है सभी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे एक अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य हो गया, लोकसभा जो यूपीएससी का जो सदस्य होगा, तो ये सब का भी पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये सब भी का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये विधायी शक्ति में देखिए तो इसमें देखिए ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। आप देखिए संसद जैसे कहे तो 3 हो जाता है। जैसे संसद में आएगा देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह से देखिए संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। तो संसद के सत्र को आहूत करने, देखिएगा सत्रवासन करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। फिर देखिए और संसद एक सदन या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति है। और देखिए जैसे ही चुनाव होता है प्रथम लोकसभा, उसके निर्वाचन के प्रस्ताव जो है प्रथम सत्र जो परिणाम होता है उसका भी सत्रवासन करते हैं राष्ट्रपति। फिर देखिए संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति का अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। कोई भी देखिए है जो भी विधेयक लाया गया, चाहे पहले लोकसभा में लाया जाए या फिर राज्यसभा में, तो जब तक पारित उरित हो करके लास्ट में राष्ट्रपति के अनुमोदन यानी हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप लेता है। जैसे देखिए अब कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के लिए आवश्यक है। जैसे देखिए कि नए राज्यों के निर्माण के लिए चाहिए पूर्व अनुमति। फिर धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, इस सब के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। संयुक्त अधिवेशन की बैठक देखिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ध्यान रहे अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, और अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। आइए संसद सदस्यों का मनोनयन का अधिकार, ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी जो है वर्तमान में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को प्रतिनिधि नहीं होने पर उसे समुदाय जो करता था आंग्ल इंडियन को, राष्ट्रपति 2 सदस्य को लोकसभा में, वो खत्म कर दिया गया है। और 104वें संवैधानिक संशोधन के तहत इसको खत्म कर दिया है। लेकिन किया जो जाता था उस टाइम अनुच्छेद 331 के तहत, और 104वें संवैधानिक संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उसको जो है कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यकर्ता अनुभव व्यक्तियों को रखने वाले 12 सदस्य को राज्यसभा में नामजद करते हैं, मनोनीत करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 80 के 3 के तहत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्य को राज्यसभा में नामजद करते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करें तो फिर देखिए इसमें संसद का स्थगन के समय अनुच्छेद 1, 2, 3 देखिएगा 1, 2, 3 मतलब अध्यादेश जारी हो जाता है।
तो देखिए अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेंगे अनुच्छेद 123 के तहत, और इसका प्रभाव संसद के सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक रहता है। राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए सैनिक शक्ति की बात करिए तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होते हैं राष्ट्रपति, और किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। देखिए आप क्या देख रहे हैं, भारत में 3 तरह सेना है, स्थल, जल और वायु है, तीनों का अलग अलग कमांडर है, लेकिन सभी का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। अब देखिए क्षमादान की बात करिए तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं। इसमें से देखिए एक प्रतिलंबन है, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण। इस तरह से राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा करते हैं। आइए देखिए लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल कर कम कर दिया जाता है। लघु मतलब छोटा, जैसे मृत्यु का दंड, लघुकरण कठोर कारावास में बदलेगा। फिर देखिए परिहार की बात करिए तो दंड की प्रवृत्ति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। प्रविलंबन की किसी भी दंड में विशेषकर मृत्यु दंड को रोक लगाना, प्रविलंबन। इस तरह से देखिए क्षमा याचना कर सकते हैं, और इसमें जैसे कि गर्भवती स्त्री की सजा को कम करना। इस तरह से अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति जो है क्षमादान करते हैं। क्लियर? राज्यपाल, ठीक बोल रहे हैं, 161 में राज्यपाल है, क्षमादान करते हैं, मृत्युदंड उनको माफ करने का नहीं है। चलिए बढ़िया है। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी गई हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती है, ठीक ना। अगर एक बार देखिए रद्द कर दिया तो फिर आप दूसरी बार नहीं लेके जा सकते हैं। आइए देखिए राष्ट्रपति का आपातकाल शक्तियां की बात करिए तो आप जान रहे हैं कि भाग अभी 22 है, क्या कहीं कहीं आपको 25 देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये भी करके कर दिया गया है तो 18 ही लेता है, सॉरी 22 ही लेता है। तो भाग 18 में देखिए अनुच्छेद 352 से 360 तक जो क्या है, राष्ट्रीय आपात है। मंत्री परिषद के परामर्श से ही राष्ट्रपति 3 तरह के आपातकाल लगा सकते हैं। जैसे देखिएगा फर्स्ट में है युद्ध या बाह्य आक्रमण। जैसे देखिए अभी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तो इस टाइम भारत राष्ट्रीय आपात लगा सकते थे, ठीक है। तो युद्ध देखिएगा यहाँ है ना, युद्ध या बाह्य आक्रमण, ठीक है, या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया, तो अनुच्छेद 352 हो गया। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं, अनुच्छेद 356, ठीक है। ये तो कई राज्य में कई बार लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे बिहार में देखिए 8 बार लगा है, पहली बार 1968 में, क्या वित्तीय आपात की बात करिए 360 में है, और न्यूनतम अवधि 2 माह की होती है वित्तीय आपात। भारत में वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं लगा हुआ है, और राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। आइए आगे पढ़ेंगे वो चीज। अब देखिए राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब देखिए वीटो पावर, अभी जो चर्चा कर रहे थे, वीटो मीन्स होता है निषेध, यानी कि देखिए इसमें जो है कि 3 विकल्प होते हैं। जैसे 111 अनुच्छेद में ही है ये चीज, वीटो शक्ति, यानी कि देखिए जब राष्ट्रपति के पास जाता है कोई भी विधेयक पास हो लोकसभा राज्यसभा से होकर के, तो उनको रहता है कि हम अपने पास भी रख लें या फिर वापस कर दें। तो वही चीज हुआ था डाकपाल विधेयक करके रख लिए थे, पैकेट में ही रख लिए, लौटाया ही नहीं वो विधेयक। वही है देखिए वीटो लैटिन शब्द जिसका अर्थ होता है रोकना। चलिए आइए, सब वीटो नहीं देखेंगे, उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए धन विधेयक के मामले में ये भी ठीक नहीं रहेगा, कुछ चीज़ को छोड़ना जरूरी है। ये चीज़ आप जैसे देखिए जेबी वीटो, यही चर्चा हम कर रहे थे, तो अनुच्छेद 111 के तहत जेबी वीटो का प्रयोग किया गया। और देखिए 1986 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग, उदाहरण जो कि 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया, रख लिया, ठीक है। और फिर देखिए कुछ यहाँ देखिए नोट में, संविधान संशोधन संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है, लेकिन 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1971 में ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य बना दिया गया। ये चीज था।
अब आइए सीधे आप नीचे आइए और हाँ देखिए, भारत में राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। एस राधा कृष्णन की बात करिए तो ये देखिए 2 बार जो है उपराष्ट्रपति, 1 बार राष्ट्रपति रहे। देखिए फिर देखिए केवल बीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए कि जो 1 बार चुनाव में हार गए और दूसरी बार निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो देखिए राष्ट्रपति जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो बनता था एग्जाम में, उस चीज़ को हम लोग देखें। अब आइए उपराष्ट्रपति देखते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का। अब देखिए भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रहे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। योग्यता की बात करिए तो देखिए 35 वर्ष उम्र चाहिए कम से कम, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। यहाँ देखिए आप क्या देखें, राष्ट्रपति में क्या देखें कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, और यहाँ आप क्या देख रहे हैं, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित उपराष्ट्रपति में निर्वाचित होने योग्य हो। आइए अब देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए देखिए निर्वाचन मंडल की बात करिए तो अनुच्छेद 66 में देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एकल संक्रमणीय जस्ट वही है। निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। अब देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं वहाँ क्या देख रहे थे आप, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद जैसे लोकसभा राज्यसभा दोनों है और फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी है और दिल्ली और पुडुचेरी का भी है, लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं संसद के दोनों सदन है। इसमें ध्यान रहे, इसमें आपको ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है। लोकसभा राज्यसभा नहीं ठीक है। तो अब देखिए यहाँ है ना, संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचन गण में निर्वाचित एवं मनोनीत, देखिए है ना, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति में, वहाँ नहीं होते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति ही तो मनोनीत करते हैं ना, मनोनीत होने के बाद ही चुनाव में भाग लेंगे, इसलिए याद रखना है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व देखिएगा राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। पदावधि की बात करिए तो अनुच्छेद 67 में है, 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। आइए देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिससे राज्यसभा के, देखिए राज्यसभा, यही क्वेश्चन इस बार का अंतिम मेंस का एग्जाम में, दरोगा मेंस का एग्जाम में यही क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति को आप कैसे हटा सकते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिससे कि राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों बहुमत से पारित किया गया है। और यहाँ भी वही चीज़ है कि कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना आपको देना पड़ेगा। अब देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा राष्ट्रपति के ही तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय अलग अलग है, सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो यहाँ है देखिए अवैध होने पर किए गए कार्य अवैध नहीं होगा। चलिए अब देखिए उपराष्ट्रपति की देखिए पहले कौन हुए, तो आपका हो जाएगा एस राधाकृष्णन 1952 से 62 है। दूसरा जाकिर हुसैन हुए, तीसरा बीवी गिरी, चौथा गोपाल स्वरूप पाठक। एक बार पढ़ लेते हैं क्या, देखिए कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, दे देगा ऑप्शन में 4 गो। 5वां BD जत्ती बने, 6ठा न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, 7वां R वेंकट रमन, 8वां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है और 9वां KR नारायण है, 10वां कृष्णकांत है, 11वां भैरव सिंह शेखावत, 12वां हामिद अंसारी हैं, 13वां जो है M वेंकैया नायडू हैं, 14वां जो है जगदीप धनखड़। देखिए
इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनता है, बनने का ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। दे देगा आपसे कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। लगता भले है कि सर कि हम लोग बहुत लुसेंट पढ़ लिए हैं, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। आपको याद रहेगा तभी न दोनों मारिएगा। दे देगा 3 गो, ऐसा है भी कई। अब देखिए, तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आपसे पूछेंगे कि कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हुए कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ के राजदूत थे, एस राधाकृष्णन। अब देखिए, उपराष्ट्रपति के पद खाली रहने पर राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर देखिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65 SIPT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के हैसियत से हाँ, कि अगर यदि राष्ट्रपति के पद खाली रहे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेंगे, अनुच्छेद 65 के तहत। हाँ, लेकिन ये कार्य देखिए अधिकतम 6 महीना ही होती है। इस दौरान आपको 6 महीना में राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। अब ये जिस किसी कार्यकाल में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति पद के कार्यों को नहीं करेगा। अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ते के हकदार नहीं होगा। देखिए, यहाँ हम लोग उपराष्ट्रपति भी देख लिए। आइए अब देखिए मंत्री, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो अनुच्छेद देखिए 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए ही मंत्रिपरिषद होती है। तो आपसे पूछेगा मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में, 74, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। ऐसे भी नाम मात्र प्रधान राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधानमंत्री। देखिए अनुच्छेद 74 हो गया मंत्रिपरिषद। 75 देखिए, अब देखिए 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। देखिए ऐसे, देखिए आप कहिएगा कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रपति द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, ध्यान रहे। देखिए है ना, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत देखिए लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्याओं का 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकता है। जैसे देखिए मान लिया 543, अभी वर्तमान में लोकसभा सीट कितना है, 543 है, क्योंकि देखिए 2 हटा दिया गया है 104वें संवैधानिक संशोधन के तहत। अनुच्छेद 331 था ना, और 343 का 15% निकाल लीजिए, उतना ही आपका मंत्री बनेगा। नहीं तो सब कहेगा कि हम भी प्रधानमंत्री बने, मतलब प्रधानमंत्री नहीं कहिए, मंत्री बनेंगे, इस तरह से 15%। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ठीक है। अब देखिए मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तभी आप मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। अगर यदि आप सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर आपको अनिवार्य रूप से लेना पड़ेगा किसी न किसी सदन का। 6 महीना के अंदर अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो वो अपना पद को छोड़ना पड़ेगा, 75(5) के तहत कह रहा है। आइए, यदि लोकसभा किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द करे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री देखिए अब ऐसे भी यहाँ से भी बनते हैं क्रम। तो पहले कौन हुए, जवाहरलाल नेहरू। देखिए 1947 से 1964 के बीच बताइए कोई तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति कौन किए थे, माउंटबेटन। याद रहे, देखिए क्योंकि देखिए राष्ट्रपति का चुनाव तो उस टाइम हुआ नहीं था 47 में। क्या देखें आप, राष्ट्रपति 1950 में ना, 26 जनवरी 1950, तो उस टाइम था। ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन था, काफी इसका रेट था ये क्वेश्चन का। आइए तो देखिए पहले कौन हुए,
जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 1947 से 1964 इनका कार्यकाल रहा। कार्यकाल के ही दौरान मृत्यु होता है ना। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री हुए, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा मोरारजी देसाई, पांचवा चौधरी चरण सिंह है, छठा इंदिरा गांधी फिर बनी है, राजीव गांधी, सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही। विश्वनाथ प्रताप सिंह 8वें हैं। 9वां एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा याद रहेगा। 9वां है चंद्रशेखर, 10वें हैं बीपी नरसिंहा राव, 11वां अटल बिहारी वाजपेयी हैं, 12वां एच डी देवगौड़ा है, 13वां आई के गुजराल हैं, 14वां अटल बिहारी वाजपेयी हैं, 15वां भी अटल बिहारी वाजपेयी, 16वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुए और 17वें नरेंद्र मोदी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई तरह से बनेगा। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, उदारीकरण किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ। पंचायती राज जवाहरलाल नेहरू हुए। फिर देखिए जैसे कारगिल युद्ध किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा। तो कई तरह से क्वेश्चन बनेगा, याद रहे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने, इस तरह से भी बनेगा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। राजीव गांधी तो देखिए ध्यान रहे, सारा चीज को देख लेते हैं, चिंता ना करें। तो देखिए सबसे लंबा कार्यकाल रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री से पद त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और पद से भी त्याग पत्र दिए थे। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री हुए हैं आपका ये चौधरी चरण सिंह, ठीक है। फिर देखिए आप याद रखिए अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले आपका विश्वासनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह है आपका, हो गया, ठीक है। अब आइए, अब देखिए पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं हुए, तो 5वां हो जाए अंतिम बीपी नरसिंहा राव, यही ना, देखिएगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, 5वां वही है। छठा देखिए सबसे छोटा कार्यकाल, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर देखिए 7वां में एच डी देवगौड़ा की बात करिए, तो देखिए पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे एच डी देवगौड़ा। 3 प्रधानमंत्री, ध्यान रहे, अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 प्रधानमंत्रियों जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई, ठीक है। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका भारत से बाहर हुआ, तो ये लाल बहादुर शास्त्री हैं। ताशकंद में हुआ था, ताशकंद समझौता में। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने, याद रहे। फिर देखिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 3 मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, याद रहे, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल को मिलाकर के ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। अब देखिए प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, सबका अध्यक्ष होते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्री परिषद की बैठक का अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। पूरे खत्म। प्रधानमंत्री का मन गुस्सा आ जाएगा यदि तो मंत्रिमंडल विघटन। अब देखिए प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। जैसे ही दिख जाए प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है या उसकी मृत्यु होती है तो अन्य मंत्री का भी कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अन्य शब्द में कहें तो प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से मंत्रिमंडल स्वयं ही विघटित हो जाती है, एक शून्यता उत्पन्न होती है।
प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जो 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन तक। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, जो पहली बार ऐसी पहली व्यक्ति जो कि 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही। पहली बार इंदिरा गांधी ही देखिए प्रधानमंत्री बनी, जो कि वह राज्यसभा की सदस्य थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए चरण सिंह की बात करिए तो ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप। देखिए विश्वनाथ प्रताप और विश्वास दोनों एक तरह मिल रहा है। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है, 32 वर्ष। सबसे लंबे अवधि तक एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर रही। आइए मंत्रिमंडल सचिवालय देखिए तो इसमें जो है प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के ही अधीन होता है सचिवालय, और इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव। कुछ विशेष नहीं है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये अच्छा क्वेश्चन है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा। संज्ञा देखिए संसद की बात करिए, अब शायद आज भी खत्म होगा कि नहीं, थोड़ा सा डीप। कोई दिक्कत नहीं, जितना भी होगा स्थिर से हो रहा है, और एक वीडियो बनेगा और क्या। आइए तो देखिए अब संज्ञा संसद की बात करिए तो देखिए संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। 3 अंग होते हैं, सदन कहे तो 2। जैसे देखिए भारत के संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनता है। जाइएगा किसान, ठीक है, निकलिए। ठीक है, अनुच्छेद 79 है, ठीक है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है, और अनुच्छेद देखिए 79 में ये चीज है, ठीक, 79 में। और राज्यसभा देखिएगा, राज्यसभा की बात करिए तो उच्च सदन है। ये राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है, और राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? 80 में है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा ट्रिक भी आप ले सकते हैं मदद, जैसे सरल या सरला, तो 100 रोल और सरल लिखिएगा, और जिसमें से देखिए 100 से संसद हो गया, र से राज्यसभा हो गया, ल से लोकसभा हो गया, और 79, 80, 81, 79, 80, 81 इस तरह से बन जाएगा आपका। 79 में संसद हो गया, 80 में हो जाएगा राज्यसभा, और 81 में लोकसभा। तो भारत की संसद देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है, अनुच्छेद 79, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा की बात करिए, उच्च सदन है, 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। संरचना की बात करिए 80 में है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कि साहित्य, समाज, सहकारिता से रहते हैं। शेष 233 संघ की इकाइयों से प्रतिनिधि करते हैं। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ध्यान रहे, आपसे क्वेश्चन पूछ के इस तरह से आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल दे देगा 6 वर्ष, एक दे देगा 5 वर्ष, एक दे देगा अस्थायी सदन। तो राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी सदन है, कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, ठीक है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके देखिए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, अनुच्छेद 83 1 के तहत कहा है। आइए राज्यसभा के सभापति, उपसभापति बात करिए तो अनुच्छेद 89 में है। राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ देखिए आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों का संख्या देखिए विभिन्न राज्य से इस तरह से है। तो देखिए जनसंख्या के ही आधार पर विभिन्न राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में 31 हो जाएगा राज्यसभा सीट संख्या, महाराष्ट्र में 19 है, तेलंगाना में 18 है, बिहार में 16 है, ध्यान रहे राज्यसभा सीट, और पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक 12, 11 में देखिए 3 है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से कौन ऐसे
राज्य हैं कि जिसकी राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, 3 को दे देगा, एक किसी और को दे देगा। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में 11 है, उड़ीसा में 10 है, राजस्थान में 10 है, केरल में 9 है, पंजाब असम 7 है। तेलंगाना तो याद ऐसे हो जाएगा, ट्रिक है इसका, देखिए 17-7-19 से याद रहे, 17-7-19 से। तो यहाँ देखिए 119 हो जाएगा, यहाँ 17 लोकसभा हो जाएगा, 7 राज्यसभा हो जाएगा और 119 हो जाएगा विधानसभा। अब विधान परिषद 40 होता है, कहीं कहीं 43 लेता है, लेकिन 40 याद रखिए। तो 17-7-19 से तेलंगाना का पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक, 17-7-19 से। तो देखिए झारखंड में 6 है, इस तरह से सब देखना ठीक नहीं है। देखिए जम्मू कश्मीर में 4 है, जम्मू कश्मीर में कितना है याद रखना, 4 है, दिल्ली में 3 है और पुडुचेरी में 1। ये लोक राज्यसभा सीट था। आइए सभापति एवं पद रिक्त होना और से हटाया जाना 90 में है। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर देगा, कुछ विशेष नहीं है। आइए मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, लोकसभा को उत्तरदायी होता है। देखिए ये क्वेश्चन अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर घोषित करती है तो राज्य सूची के उल्लिखित कोई विषयों पर राष्ट्रीय महत्व है तो संसद उस विषयों पर अस्थायी कानून बनाने का निर्माण कर सकती है। देखिए अनुच्छेद 250 पूछा था इसमें क्वेश्चन सिविल कोर्ट के मेंस में, और क्वेश्चन ऐसा था कि क्वेश्चन दिया सब्जेक्टिव टाइप आपको लिखना होता था। तो मेरा गलत हो गया, वैसे हम 249 मार दिए, ये नहीं 249 नहीं होगा, उसका 250 आंसर लिया है। तो 249 में क्या है, राज्य सूची के विषयों पर अस्थायी कानून बना सकता है। आइए अब देखिए अनुच्छेद 312 की बात करिए तो देखिए ये राज्यसभा को केवल अधिकार है कि वो कम से कम 2/3 सदस्यों बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। अनुच्छेद 312 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 109 कह रहा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109(1) के तहत धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, यानी कि हाँ में भी ना है, ना में भी हाँ है, दोनों कहिए। यानी कि सिर्फ इनको यही है कि केवल 14 दिन तक रोक सकता है धन विधेयक के संबंध में। चलिए अब देखिए वही पारित समझा जाएगा 14 अंदर की राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकता है और ना ही इसमें कोई संशोधन कर सकता है। राष्ट्रपति देखिए वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है और इसकी बैठक देखिए 6 महीनों के बीच का अंतर नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा का पहली बार देखिए गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को जो है, और इसकी पहली बैठक राज्यसभा का पहली बार गठन की बात करिए तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया है और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी।